नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुबोध क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड के YouTube चैनल सुबोध गुरुजी में। मैं नरेंद्र चौहान, व्याख्याता कॉमर्स विभाग, सुबोध सीनियर सेकेंडरी विद्यालय और सुबोध ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम 11th के राजस्थान बोर्ड की बुक बिजनेस स्टडी के बारे में हम बात कर रहे हैं, जहां हमने अध्याय फर्स्ट को शुरू किया था और उससे पहले हमने सिलेबस के बारे में कंप्लीट किया था। आज हमारा जो पार्ट है वह अध्याय फर्स्ट का पार्ट सेकंड जो है, उसके अंदर हमने फर्स्ट के अंतर्गत हमने व्यवसाय से संबंधित उनकी विशेषताओं के बारे में बात की थी। आज हम और उस समय हमने व्यवसाय, व्यापार, वाणिज्य, पेशा, रोजगार उनके बारे में बात की थी और व्यवसाय, पेशा और रोजगार में हमने डिफरेंस देखे थे। उसके बाद आज हम व्यवसाय के वर्गीकरण के बारे में बात करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस। व्यवसाय का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस के बिजनेस को कितने पार्ट में बांटा गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो बिजनेस को मेन रूप से 2 पार्ट्स के अंदर बांटा गया है, जिसमें हम इसको कह सकते हैं उद्योग और वाणिज्य। यहाँ पर हम उद्योग की बात करते हैं और यहाँ पर हम वाणिज्य की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं व्यवसाय का वर्गीकरण कि व्यवसाय को कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों, व्यवसाय को कुल मिलाकर 2 पार्ट्स में बांटा गया है। एक में होता है उद्योग और एक में होता है वाणिज्य। अब हम इनके सब डिवीज़न की बात करते हैं। उससे पहले दोस्तों हम देखते हैं कि उद्योग क्या होता है और वाणिज्य क्या होता है। दोस्तों, उद्योग की अगर हम बात करें तो जब कोई ऐसा कार्य जहां पर कल पुर्जों और मशीनों के माध्यम से काम हो रहा हो, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग हो रहा हो, किसी रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाया जा रहा हो, कच्चे माल को पक्के माल में बदला जा रहा हो, जहां पर मशीनें देखने को मिलती है, लेबर्स काम कर रहे होते हैं, तो वो जो फैक्ट्रियां होती है, वो जो बड़े बड़े संस्थान होते हैं, उन्हें हम इंडस्ट्री के नाम जानते हैं, उन्हें हम उद्योग के नाम से नाम से जानते हैं। यहाँ पर भी दोस्तों उद्योग को कुल मिलाकर जो है भागों में बांटा गया है, जिनके अंतर्गत हम 3 भागों की बात करते हैं। पहला हो गया प्राथमिक उद्योग, दूसरा हो गया द्वितीयक उद्योग और तीसरा हो गया तृतीयक उद्योग। देखिए दोस्तों, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड तृतीयक इंडस्ट्री यानी थर्ड इंडस्ट्री। देखिए, प्राथमिक इंडस्ट्री की यदि हम बात करें तो इन उद्योगों में वे सभी जो प्रोसेस होती है वह सम्मिलित होती है, जिनका संबंध जो है वो नेचर से होता है, प्रकृति से होता है। अर्थात वे उद्योग जिन्हें हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं, जिन्हें हम नेचर से प्राप्त करते हैं, उन्हें जो है वह प्राथमिक उद्योग कहा जाता है। दोस्तों, ऐसा उद्योग जो हमें प्रकृति की देन से प्राप्त होता है, हमें प्रकृति की गोद से प्राप्त होता है, हमें नेचर से मिलता है, चाहे वह पेड़ पौधे से लगाकर, पानी ही क्यों ना हो, जानवर से लगाकर और भी किसी प्रकार से क्यों ना हो, जो हमें डायरेक्ट नेचर से प्राप्त होता है, उन्हें हम प्राथमिक उद्योग या प्राइमरी इंडस्ट्री कहा जाता है। दोस्तों, इसको भी कुल मिलाकर जो है 2 भागों में बांटा गया है, जो है आपके एक हो जाता है जननिक और एक हो जाता है आपके निष्कर्षण। एक हो जाता है आपके जननिक और एक हो जाता है आपके निष्कर्षण।
जननिक का मतलब होता है दोस्तों जो ये मान लीजिए कि आपने जो है जंतु हो गए, मान लीजिए कि अपने जानवर हो गए, पशु पक्षी हो गए, उनसे अगर आप किसी प्रकार के बिजनेस को शुरू करते हैं तो उसे जो है जननिक उद्योग कहा जाता है। उसे जो है हम जन्म जो ये मान लीजिए कि जो पशु पक्षी जो होते हैं उनसे होने वाला जो बिजनेस होता है उसे हम जननिक बिजनेस कहते हैं। इसके अंदर दोस्तों जो हो गए जंतु हो गए, ये मान लीजिए जीवात्मा जिसे हम कह दीजिए, एक शब्द में मैं जीवात्मा कह देता हूँ, उसे हम जो है जननिक कहते हैं। अब देखिए दोस्तों इसके अंतर्गत हम पेड़ पौधे हो गए जिसमें देखिए जीवात्मा होता है। जीवात्मा देखिए दोस्तों इंसान से लगाकर पेड़ पौधे तक की संपूर्ण प्रक्रिया जो है वह जीवात्मा कहलाती है। जब आप इस प्रकार के बिजनेस को कर रहे हो, यानी आप नर्सरी फार्म लगा रहे हो, आप पोल्ट्री फार्म लगा रहे हो, मुर्गी पालन कर रहे हो, मत्स्य पालन कर रहे हो, आप बहुत बड़े आपने मान लीजिए दूध का जो मिल्क का प्रोडक्शन कर रहे हो, उसके लिए आपने गाय भैंस बकरी का बहुत बड़ा तबेला बनाया हो, तब इस प्रकार के उद्योग की आप बात करते हैं तो उसे जननिक उद्योग कहा जाता है। एक होता है दोस्तों निष्कर्षण उद्योग। निष्कर्षण अगर हम उद्योग की बात करते हैं तो देखिए ये जो उद्योग होता है ये हमें डायरेक्ट प्रकृति से प्राप्त होता है। अर्थात यदि आप मान लीजिए कि यहाँ पर आपको लकड़ी चाहिए, मान लीजिए कि आपको जो है वह खान हो गई, इस प्रकार के जो उद्योग होते हैं वह निष्कर्षण उद्योग में आते हैं। अर्थात वे उत्पादक जो डायरेक्ट प्रकृति से निष्कर्षण करके निकाले जाते हैं उन्हें हम जो है वह निष्कर्षण उद्योग कहते हैं। जिसमें देखिए मुख्य रूप से जो है खेती करना जो होता है, उत्खनन करना होता है, लकड़ी को काट कर उस लकड़ी को बाजार में बेचना होता है। तो इस प्रकार से यानी डायरेक्ट हम जो प्रकृति से प्राप्त करने वाले उद्योग होते हैं उन्हें हम प्राइमरी जो है इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के उद्योग इंडस्ट्री को भी 2 पार्ट्स में बांटा गया है, एक है जननिक उद्योग और एक है निष्कर्षण उद्योग, है ना दोस्तों। जननिक उद्योग जो होता है वो जीवात्मा से जुड़ा हुआ होता है, यानी जहाँ हम जीवों को पालते हैं, उनकी रक्षा करते हैं और उनसे हम अपने इंडस्ट्री को यानी हम प्रॉफिट कमाते हैं, उन्हें हम जो है जीवात्मा या उद्योग या जननिक उद्योग के नाम से जानते हैं, जेनेटिक जो उद्योग होता है। उसके बाद होता है निष्कर्षण उद्योग, यानी किसी तरह से हम एक जो लकड़ियाँ होती है, मान लीजिए खेती करना होता है, तो इस प्रकार के जो उद्योग होते हैं उन्हें हम निष्कर्षण उद्योग में रखते हैं। उसके बाद दोस्तों आगे हम बात करें सेकेंडरी लेवल के जो उद्योग होते हैं उनके बारे में, तो सेकेंडरी उद्योग जो होते हैं ये दोस्तों हमें मुख्य रूप से जो है प्राथमिक उद्योग, देखिए ये दोस्तों ये इनसे जुड़ा हुआ होता है और दोस्तों ये उद्योग इससे जुड़ा हुआ होता है। द्वितीयक उद्योग की हम कल्पना तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक हम प्राथमिक उद्योग से रॉ मटेरियल प्राप्त नहीं कर लेते हैं। अर्थात जब हमारा रॉ मटेरियल हमें प्राप्त हो जाता है तो हम द्वितीयक उद्योग के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर भी द्वितीयक उद्योग को दोस्तों 2 प्रकार के भागों में बांटा गया है, एक है विनिर्माण उद्योग और एक है निर्माण उद्योग। और एक है निर्माण उद्योग। विनिर्माण और निर्माण उद्योग, देखिए दोस्तों सेकंड जो उद्योग है इसके अंदर हम देखते हैं इन उद्योगों में खनन उद्योग द्वारा निष्कर्षण माल को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों मैं द्वितीयक उद्योग की बात कर रहा हूँ। द्वितीयक उद्योग के अंतर्गत जो होता है मेन रूप से जो हमारे कच्चा माल होता है उसको यूज़ किया जाता है। अर्थात निष्कर्षण उद्योग से जो कच्चा माल हमने निकला उसका हम उपयोग करेंगे और उसको हम किसी न किसी रूप में बनाकर जो है कंज्यूमर के पास में, कस्टमर्स के पास में लेकर आएंगे। जब हम इस प्रकार के उद्योग की बात करते हैं तो उसे हम
द्वितीयक उद्योग से जानते हैं। देखिए दोस्तों, द्वितीयक उद्योग में हो जाता है हमारे जो रॉ मटेरियल के रूप में जो लोहा होता है, यानी कच्चा लोहा जो हमें प्राथमिक उद्योग से प्राप्त होता है, तो हम उससे स्टील का निर्माण करते हैं, उस स्टील की चद्दरें बनाते हैं। उस स्टील की चद्दरों को जो है हम द्वितीयक उद्योग में अंतर्गत देखते हैं, यानी कच्चे माल को पक्के माल में बदलना, यानी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में बदलना, उसे हम जो है सेकेंडरी उद्योग के नाम से जानते हैं। तो होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पर हम जो है हम व्यवसाय के वर्गीकरण की बात कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस की बात कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक हमने उद्योग का नाम दिया, एक हमने वाणिज्य का नाम दिया। दोस्तों यहाँ पर उद्योग को भी हमने 3 भागों में बांटा, प्राथमिक उद्योग, द्वितीयक उद्योग और तृतीयक उद्योग, अर्थात प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड थर्ड लेवल इंडस्ट्री। ठीक है दोस्तों, इस उद्योग को सेवा उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। प्राइमरी लेवल के अंतर्गत हमने 2 प्रकार के जो उद्योग देखे, उसके अंदर जननिक और निष्कर्षण उद्योग को हमने देखा। जेनेटिक के अंतर्गत जीवात्म से संबंधित जितने भी उद्योग हैं, यानी जीवों से संबंधित जितने प्रकार के भी उद्योग होते हैं, उन्हें हम जननिक उद्योग कहते हैं, यानी जीवों से संबंधित उद्योग जो होते हैं। जैसे आपने पोल्ट्री फार्म लगा ली, अंडे का उत्पादन कर रहे हैं, मछली का पालन कर रहे हैं, इस प्रकार के जो उद्योग होते हैं उन्हें हम जननिक उद्योग कहा जाता है। उसके बाद निष्कर्षण उद्योग, जो हमें डायरेक्ट प्रकृति से प्राप्त होते हैं, प्रकृति ने बनाया है, उसको यदि हम लेते हैं और उससे बिजनेस करते हैं, उन्हें हम निष्कर्षण उद्योग कहते हैं। जैसे लकड़ी काट कर लकड़ी को बेचना, मछलियाँ पकड़कर मछलियों को बेचना, खेती करना और उससे उत्पन्न अनाज को बाजार में बेचना या किसी सेकेंडरी मार्केट के अंदर बेचना, तो इस प्रकार के उद्योग को निष्कर्षण उद्योग कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों हम सेकेंडरी लेवल के उद्योग की बात करते हैं। तो सेकेंडरी लेवल के उद्योग की बात करते समय हमारे दिमाग में एक बात आती है कि सेकेंडरी लेवल का उद्योग जो होता है वह प्राथमिक उद्योग पर डिपेंड रहता है, यानी जब तक प्राथमिक उद्योग नहीं होगा तब तक द्वितीयक उद्योग और तृतीयक उद्योग की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। क्योंकि प्राथमिक उद्योग से हमें जीवात्म और जो लकड़ियाँ प्राप्त होती है, इसको हम द्वितीयक उद्योग में ट्रांसफ़र करते हैं, यानी रॉ मटेरियल हमारे पास में आ जाता है। जब रॉ मटेरियल आता है तो उससे हम बड़े बड़े जो होते हैं फिनिश गुड्स में उसको कंप्लीट करते हैं। जैसे कि दोस्तों कच्चा लोहा जो था वो प्राथमिक उद्योग से प्राप्त हुआ, उस कच्चे लोहे को अब हम द्वितीयक उद्योग में ट्रांसफ़र कर वहाँ पर हम स्टील्स का उत्पादन करते हैं, हम बड़ी बड़ी चद्दरों का निर्माण करते हैं। लकड़ी का उत्पादन से हम बड़े बड़े जो होते हैं पेपर्स के रोल बनाते हैं, उन पेपर के रोल से हम कॉपी किताबों का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार के उद्योग को द्वितीयक उद्योग कहा जाता है। दोस्तों द्वितीयक उद्योग को भी मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, एक है विनिर्माण उद्योग और एक है निर्माण उद्योग। देखिए दोस्तों, विनिर्माण उद्योग के अंतर्गत कच्चे माल को प्रक्रिया में लेकर उन्हें अधिक उपयोगी बनाया जाता है और उन्हें अलग अलग तरीके से काम में लिया जाता है। जैसे देखिए दोस्तों, हमने कच्चा तेल निकाला, उस कच्चे तेल को हम प्राथमिक उद्योग में रखते हैं, कच्चे तेल को हमने ट्रांसफ़र किया द्वितीयक उद्योग में। उस कच्चे तेल से हम कई प्रकार के और भी जो पदार्थ हैं उनको हम विश्लेषण करते हैं, उनमें से हम पेट्रोल निकालते हैं, उसमें से हम ऑयल निकालते हैं, उसमें से हम केरोसिन निकालते हैं। तो इस प्रकार का जो उद्योग होता है उसे विनिर्माण उद्योग कहा जाता है, यानी एक ही प्रकार के रॉ मटेरियल से कई प्रकार के जो हैं उन्हें बनाए, उससे कई प्रकार के पदार्थ प्राप्त किए जाए, उन्हें कई प्रकार के एलिमेंट्स प्राप्त किए जाए, उन्हें विनिर्माण उद्योग कहा जाता है। इसमें देखिए कच्चे माल जैसे कि मान लीजिए लकड़ी है, इससे कागज़ बनाना, और जो चीनी है, जो शुगर थी, यानी जो गन्ना प्राप्त हुआ उससे हमने शुगर बनाई। तो जिससे आप किसी चीज़ का निर्माण कर रहे हो, कच्चे माल को पक्के माल में बदल रहे हो, उसे विनिर्माण उद्योग कहा जाता है, उसे हम विनिर्माण उद्योग के नाम से जानते हैं। उसके बाद अगर हम दोस्तों निर्माण उद्योग की बात करें तो निर्माण उद्योग के अंदर देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि विनिर्माण उद्योग में भवन हो गया, पुल हो गया, बांध हो गए। जब इस प्रकार के आप मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, बड़े बड़े बांध बनाते हैं, बड़े बड़े भवन बनाते हैं, पुल बनाते हैं, उसके अंदर यदि आप रॉ मटेरियल का यूज़ कर रहे हो जो आपको प्राथमिक उद्योग से प्राप्त हो रहा है दोस्तों, तो इस प्रकार के उद्योग को निर्माण उद्योग कहा जाता है। आई होप दोस्तों आपको दोनों ही पॉइंट अच्छे ढंग से समझ में आए होंगे। हमने फर्स्ट पॉइंट के बारे में बात की जिसमें हमने
प्राथमिक उद्योग के अंतर्गत जननिक उद्योग और निष्कर्षण उद्योग के बारे में बात की। देखिए दोस्तों, जननिक उद्योग के अंतर्गत हम बात करते हैं तो जीवात्म की बात करते हैं। जीवात्म का मतलब हो गया जीवों से प्राप्त होने वाले उद्योग को जननिक उद्योग कहा जाता है। जैसे पोल्ट्री फार्म आप खोल रहे हो, वहाँ से अंडे प्राप्त हो रहे हो, उसको मार्केट में बेच रहे हो, मांस मछली हो गया, इस प्रकार के उद्योग को यदि आप करते हो तो वह जननिक उद्योग कहलाता है। उसके बाद दोस्तों यदि हम निष्कर्षण उद्योग की बात करते हैं तो इसके अंदर लकड़ी हो गई, पत्थर हो गए। उसके बाद में यदि हम बात करते हैं कि खेती करना हो गया, मछली पकड़ना हो गया, इस प्रकार के जो डायरेक्ट है नेचर से प्राप्त हो रहा है, जिसके अंदर हमने किसी प्रकार से कोई मेहनत नहीं की, डायरेक्ट प्रकृति ने हमको दिए हैं, उस प्रकार के उद्योग को निष्कर्षण उद्योग कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों जो प्राथमिक उद्योग होता है उससे प्राप्त होने वाले रॉ मटेरियल से हम जिस इंडस्ट्री की कल्पना करते हैं, जिस इंडस्ट्री के बारे में सोचते हैं, उसे सेकेंडरी इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है। दोस्तों सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर देखिए क्या होता है कि यहाँ पर जो रॉ मटेरियल हमें प्राप्त हुआ उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक देते हैं हम विनिर्माण में और एक कहते हैं निर्माण में। विनिर्माण में दोस्तों जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये कहूँ कि जो रॉ मटेरियल हमें प्राप्त हुआ है इसको हम कई भागों में बांटकर उसे कई और प्रकार के जो होते हैं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे हमने मान लीजिए कच्चा तेल बाजार अपनी धरती से ज़मीन से खोद कर निकाला तो वो तो प्राथमिक उद्योग के अंदर आया। अब प्राथमिक उद्योग को हमें द्वितीयक उद्योग में लेना है कि डायरेक्ट कच्चे तेल से गाड़ी चलने से रही नहीं या डायरेक्ट कच्चे तेल का हमारे लिए कोई यूज़ नहीं होता है, तो हम उसको रिफाइन करते हैं। बड़ी बड़ी रिफाइनरियों के अंदर बड़ी बड़ी रिफाइनरियाँ बनी होती हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियाँ बनी होती हैं, उसके अंदर हम उसको शोधन करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, रिसर्च करते हैं। उस रिसर्च के बाद में उस तेल से हम मान लीजिए जो क्रूड ऑयल होता है, वो जो कच्चा तेल होता है वो क्रूड ऑयल होता है, उस कच्चे तेल से हम पेट्रोल बनाते हैं, उस कच्चे तेल से हम ऑयल बनाते हैं, उस कच्चे तेल से कैरोसिन हो गया, गैसिन हो गया, कई प्रकार के पदार्थ जो होते हैं हम उसमें से निकालते हैं। तो ऐसे उद्योग को विनिर्माण उद्योग कहा जाता है। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। उसके बाद है निर्माण उद्योग। निर्माण उद्योग देखिए यहाँ से हमने जो पत्थर निकाला उस पत्थर से हमने भवन बनाया, उस पत्थर से हमने बड़े बड़े बांध पुल वगैरह का निर्माण किया, लोहा निकाला, लोहे के बड़े बड़े सरिये बनाए, उस सरिये से हमने मान लीजिए बड़े बड़े पुल बनाए। तो इस प्रकार का जो उद्योग होता है दोस्तों वह उद्योग निर्माण उद्योग के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अब आते हैं हम दोस्तों तृतीयक उद्योग, जिसे हम सेवा उद्योग के नाम से भी जानते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ सेवा उद्योग। देखिए दोस्तों तृतीयक उद्योग जो होता है वो एक ऐसा उद्योग होता है जो बना बनाया उद्योग होता है। जैसे देख लिए यातायात हो गया, यानी ट्रांसपोर्ट हो गया, बैंक, बीमा, गोदाम एक्सेट्रा, और भी कौन सी वित्तीय संस्थान इत्यादि जो हमें सर्विस देते हैं। होटल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, जितने भी इंडस्ट्री जहाँ पर यानी इसके बाद इसका कोई यूज नहीं होगा, इस प्रकार के जो इंडस्ट्री होती है उसे थर्ड लेवल इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं, उन्हें सर्विस इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं। इसके बाद में इस प्रकार के जो आगे ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे, जिन्हें डायरेक्टली यूज कर लिया जाएगा, उसे हम सेवा उद्योग सर्विस इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं। दोस्तों यदि मैं सर्विस इंडस्ट्री की बात करूं तो इसके अंदर केवल हमारा काम जो होता है वह सेवा देना होता है। सेवा देते हुए, सर्विस देते हुए हम लाभ प्राप्त करते हैं और उस लाभ को हम हमारे प्रॉफिट के रूप में देखते हैं। जैसे दोस्तों ट्रांसपोर्ट हो गया, बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, गोदाम हो गए, फाइनेंशियल सर्विस हो गए, ये हमें कुल मिलाकर सर्विस देने का काम करते हैं जो हमारे लिए बहुत ही अच्छे ढंग से काम आती है। दोस्तों वर्तमान समय के अंतर्गत यदि हम देखते हैं कि हमारा जो देश है वह निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है और सरकार ने भी आपको कई प्रकार के ऐसे इंडस्ट्रियां प्रदान की है जहां पर आप अपने आप को
जो है प्रूव कर सकते हैं, नई नई योजना लाकर बाजार के अंदर अपने आप को नए उद्योग बनाकर अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। उसी कड़ी के अंदर दोस्तों मेक इन इंडिया, अगर यदि मैं मेक इन इंडिया की बात करूं, मेक इन इंडिया का प्रोग्राम जो है दोस्तों माननीय श्री नरेंद्र मोदी जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो है सन 2014 25 दिसंबर 2014 को 25 दिसंबर 2014 को इसकी पहल की थी। मेक इन इंडिया का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि हमें इंडिया के अंदर ही अपने उद्योगों को बनाना है, हमें दूसरे देशों पर डिपेंड नहीं रहना है। जैसा कि आज चाइना का जो मार्केट है हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा हावी होता जा रहा है, और दोस्तों इस लॉकडाउन के माहौल में जितना हो सके हमें चाइना के मार्केट को डाउन करना है। हमारी जो देश की जो कैपिटल्स हैं उन्हें हमें देश में ही इन्वेस्टमेंट करना है। उसके लिए हमारी जो भारत सरकार के पीएम है श्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 दिसंबर 2014 को एक मेक इन इंडिया नाम का प्रोग्राम बनाया, जिसके अंदर हमें कुल मिलाकर 25 जो एरियाज़ हैं उनमें काम करने के लिए आपको वित्तीय संस्थानों से अच्छे ढंग से लोन मिल जाता है और आप अपने जो स्किल्स है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। जिसमें देखिए दोस्तों ऑटोमोबाइल हो गया, जैव प्रौद्योगिकी हो गया, केमिस्ट्री संबंधी हो गया, विनिर्माण हो गया, रक्षा, विद्युत, मशीनरी, खाद्य प्रसंस्करण, तेल, गैस, औषधि, बंदरगाह, रेलवे, नवीनीकरण ऊर्जा, सड़क, अंतरिक्ष, क्लोथ्स हो गया यानी वस्त्र हो गए, तापीय शक्ति, पर्यटन, कल्याण और चमड़ा। इस प्रकार के कई प्रकार के ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिस प्रोजेक्ट को यदि आप बैंक के सामने रखते हैं और एक नया प्रोजेक्ट बताते हैं, उस प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया के तहत सरकार आपकी बातों को सुनती है, बैंक आपकी बातों को समझती है, आपके लेवल्स को समझती है और उसके तहत जो है आपको लोन प्रोवाइड करती है। इस जो आपको सस्ते दरों पर लोन दिया जाता है उस लोन की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी होती है वो बहुत ही कम होती है। दोस्तों इस प्रकार के प्रोग्राम को शुरू करके हम हमारे जो इंडस्ट्री है, जो लोगों के दिमाग में थॉट्स है कि हम यहाँ पर इस प्रकार के उद्योगों को अच्छा कर सकते हैं, सेकेंडरी को अच्छा कर सकते हैं या थर्ड लेवल जो उद्योग है उसको अच्छा कर सकते हैं, सर्विस उद्योग जिसे कहा जाता है। तो इस कुल मिलाकर जो हमारा इंडस्ट्री का पोर्शन था वो पूरा हुआ, जिसके अंदर हमने प्राथमिक उद्योग के बारे में बात की जिन्हें दो भागों में बांटा गया, जननिक और निष्कर्षण उद्योग। द्वितीयक उद्योग की बात की जिसके अंदर हमें विनिर्माण और निर्माण उद्योग आया। तृतीयक उद्योग की बात की तो यातायात, बैंक, बीमा, गोदाम और वित्तीय संस्थान आए। अब दोस्तों हम बात करते हैं वाणिज्य की। हम वाणिज्य की बात करते हैं। वाणिज्य की बात के लिए देखिए दोस्तों, वाणिज्य को भी यहाँ पर कुल मिलाकर दो भागों में बांटा गया है। एक आ जाएगा आपके व्यापार और एक हो जाएगा आपके व्यापार की सहायक क्रियाएं। देखिए दोस्तों, वाणिज्य क्या है? एक हमारा शब्द, जैसे हमारा जो डिवीज़न है जिसे हम कॉमर्स कहते हैं, वो कॉमर्स एक्चुअली है क्या? देखिए दोस्तों, कॉमर्स जो होता है वो दो प्रकार की समस्याओं से घिरा होता है। एक उसके अंदर होता है व्यापार और एक होता है व्यापार की सहायक क्रियाएं। यानी आप जो व्यक्ति व्यवसाय करता है, व्यापार करता है, ट्रेड करता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है, मोस्टली उसे जो है उसे वाणिज्य कहा गया। पहले देखिए, कॉमर्स शब्द की जो उत्पत्ति है वो व्यापार से ही हुई है, यानी हुई तो बिजनेस से है, धीरे धीरे वो व्यापार में बदल गया। यानी जब हमारे देश के अंदर व्यापारी आने लग गए, हमारे देश के अंतर्गत हमें देखने को लगा कि भाई बहुत ज़्यादा मात्रा में विनिमय होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में व्यापार होता है, तो ऐसी परिस्थिति में दोस्तों हमारे सामने व्यापार की परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई। व्यापार की परिस्थितियों में दोस्तों हम देखते हैं कि व्यापार कई तरीके का होता है। देखिए दोस्तों, व्यापार जो होता है वह देशी भी होता है और व्यापार जो होता है वह विदेशी भी होता है। व्यापार का मतलब होता है वस्तुओं का आदान प्रदान करना, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, सर्विसेज, गुड्स, यानी वस्तुओं की सेवा देना एक स्थान से दूसरे स्थान पर, उसे हम
ट्रेड कहते हैं, उसे हम व्यापार कहते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर किसी भी प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, यहाँ पर किसी भी प्रकार के उद्योग की बात नहीं होगी। यहाँ पर अगर हम केवल बात करेंगे तो आदान प्रदान की बात करेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करेंगे, इसके अलावा किसी भी प्रकार के कार्य की बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमें यह ध्यान रखना होगा कि जो व्यापार है वो दो प्रकार का व्यापार होता है, एक होता है देशी व्यापार और एक होता है विदेशी व्यापार। जब हम हमारे देश के अंदर ही व्यापार की बात करते हैं, अर्थात जब हम हमारे एरियाज़ की बात करते हैं, हमारे देश की चार दीवारी यानी हमारे देश की जो सीमा होती है, हमारे देश की जो बॉर्डर होती है, वहाँ तक यदि हम व्यापार की बात करते हैं तब हम देशी व्यापार की बात करते हैं। यानी उस समय हमारा जो होता है वह नेशनल व्यापार होता है, उसे हम देशी व्यापार के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए, जब हम हमारे देश की सीमाओं से बाहर चले जाते हैं उसे हम इंटरनेशनल व्यापार को, यानी यदि आपका जो माल है, आपका जो भी आपने माल बनाया या आपने जो माल खरीदा है वह आप मान लीजिए रशिया को बेच रहे हो, चाइना को बेच रहे हो, अमेरिका को बेच रहे हो, तब ऐसी स्थिति में जिस बिज़नेस की, जिस हम ट्रेड की, जिस व्यापार की कल्पना करते हैं उसे हम विदेशी व्यापार के नाम से जानते हैं। देखिए दोस्तों, बोलचाली के अंदर जो एक दो वर्ड यूज़ आ रहे हैं, बार बार आप इसमें कंफ्यूज मत होना। व्यापार और व्यवसाय देखा जाए तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जब तक व्यवसाय नहीं होगा तब तक हम व्यापार की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि जिन चीज़ का उत्पादन होता है उसी चीज़ का व्यापार होता है। एक जो व्यवसायी बिजनेसमैन जो होता है वो वस्तुओं का निर्माण करता है, और एक जो व्यापारी होता है उन्हीं वस्तुओं को क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बेचता है। तो यहाँ पर दोस्तों देशी व्यापार की अगर हम बात करें तो देशी व्यापार में हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ तक व्यापार होता है, स्टेट्स के अंदर व्यापार होता है, तो उसे हम देशी व्यापार में फुटकर व्यापारी हो गया, और भी कई प्रकार के जो व्यापारी होते हैं। आगे हम आने वाले टॉपिक्स के अंदर पढ़ेंगे कि व्यापार की जो उभरती हुई पद्धतियाँ हैं, ट्रेंड्स हैं, उनके अंदर क्या क्या होता है। तो दोस्तों देशी व्यापार हमने देखा, देशी व्यापार को हम नेशनल व्यापार कहते हैं या आंतरिक व्यापार भी कहा जा सकता है। इसे आंतरिक व्यापार इसलिए कह सकते हैं क्योंकि देश की सीमाओं के अंदर ही हो रहा है, इसलिए इसे आंतरिक व्यापार के नाम से जाना जाता है। जब हम विदेशी व्यापार की बात करते हैं तो ये बाहरी व्यापार हो गया, आउटसाइड बिजनेस हो गया। जब हम बड़े बड़े जो जहाज होते हैं उसमें बड़े बड़े कंटेनर लगाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं, तो उसे हम जो है इंटरनेशनल व्यापार की संज्ञा दी जाती है। तो दोस्तों व्यापार के अंदर दो प्रकार के हमने व्यापार देखे, देशी व्यापार और विदेशी व्यापार। अब हम देखते हैं व्यापार की सहायक क्रियाएं कि ऐसी कौन कौन सी सर्विसेज हैं जिन्हें देशी व्यापार और विदेशी व्यापार को बहुत अच्छा बनाया जा सकता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहला उसमें आता है बैंक, सेकंड आता है बीमा, थर्ड आता है परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट यातायात, उसके बाद दे दीजिए भंडारण यानी गोदाम, उसके बाद दे दीजिए आप इसमें फिनेंशियल सर्विसेज, पैकिंग यानी पैकिंग दे दीजिए, और विज्ञापन दे दीजिए। देखिए दोस्तों, बैंक का मतलब क्या होता है कि यदि आपको नेशनल व्यापार करना है या आपको इंटरनेशनल व्यापार करना है, तो दोस्तों एक बात आपके दिमाग में आप रख लीजिए कि आपको बैंक की आवश्यकता पड़ेगी। बैंक की आवश्यकता क्यों पड़ेगी दोस्तों? क्योंकि बैंक के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि जो बैंक है हमें कई प्रकार की हमारी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति इसलिए हो जाती है क्योंकि जब हम देशी और विदेशी व्यापार की बात करते हैं तो बहुत बड़ी मात्रा में हमें पैसे की आवश्यकता होती है। आपको अपना माल विदेश में भेजना है तो आपको जो है बहुत ही अच्छे ढंग से उसका निर्माण करना पड़ेगा। उसके निर्माण के लिए आपको जो है ये समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको पैसा चाहिए। पैसा क्यों चाहिए दोस्तों? देखिए, विदेश के अंदर आपको भेजना है तो विदेश में भेजने के लिए आपको विदेशी लाइसेंस की आवश्यकता पड़ेगी, जो हमारे विदेश मंत्रालय से आपको मिलता है। विदेश मंत्रालय के बाद की अगर हम बात करें तो देशी व्यापार की भी बात करें तो हमें कई तरीके के ऐसे
ट्रेंड समय चाहिए जहाँ पर हम हमारे माल को बेचना चाहते हैं, तो आपको बैंक से संबंधित वित्तीय संस्थान से पैसा उधार चाहिए। दोस्तों कुल मिलाकर अगर हम यहाँ बात करते हैं बैंक की, तो बैंक ऐसा संस्थान है जो हमारी सभी प्रकार की फाइनेंशियल सर्विस की आवश्यकताओं को पूरा कर देता है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं बीमा की, यानी इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस की बात करते हैं दोस्तों, तो इंश्योरेंस जो है हमारे चाहे नेशनल बिजनेस कीजिए चाहे इंटरनेशनल बिजनेस कीजिए दोस्तों, जब तक आपके माल का बीमा नहीं होगा आपके हर समय भय लगा रहेगा कि हमारा माल खराब हो सकता है, हमारा माल रास्ते में नष्ट हो सकता है, चोरी हो सकता है, वह समय से पहले खराब हो सकता है। जब इस प्रकार का डर आपको लगता है कि हमारा माल समय से पहले खराब हो जाए, हमारा माल समय से पहले नष्ट हो जाए, चोरी हो जाए, तब ऐसी परिस्थिति में आप अपने माल का बीमा करवाकर फ्री हो जाते हैं, क्योंकि बीमा कंपनी आपके सारे नुकसान की भरपाई कर देती है। अब बीमा कंपनी कोई आपके माल की रक्षा करने के लिए हर समय कवच की तरह खड़ी नहीं रहती है, वह आपसे कुछ प्रीमियम के रूप में पैसा लेती है और ऐसे कई सारे लोगों से प्रीमियम के रूप में पैसा लेती है। देखिए दोस्तों, एक साथ तो सभी लोगों को दुर्घटना होने से तो नहीं रहती है, यानी मान लीजिए 100 व्यापारियों ने अपना माल भेजा अलग अलग जगह पर, अलग अलग देशों में, मान लीजिए जहाज जो है किसी एक जहाज के डूबने की बात आई, तो ऐसा तो नहीं है कि दोस्तों आज के टाइम में हज़ारों जहाज जा रहे होंगे, हज़ारों एक साथ डूब गए होते हैं। जब ऐसा हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी की बात ही नहीं हो सकती है, ठीक है ना दोस्तों। लेकिन जब मान लीजिए कि एक किसी कंटेनर के खराब होने की या किसी एक व्यापारी के माल डूबने की बात होती है, तो जो सभी व्यापारियों से इकट्ठा किया गया प्रीमियम बीमा कंपनी के पास में आता है, तो बहुत बड़ी मात्रा में पैसा इकट्ठा हो जाता है। उस बहुत ज़्यादा इकट्ठे हुए पैसे को बीमा कंपनी सभी लोगों के जो एक व्यक्ति को जो परेशानी हुई है, उस कई लोगों के इकट्ठे हुए किए हुए पैसे का कुछ भाग जो होता है वह बीमा कंपनी उस नुकसान उठाने वाले व्यक्ति को दे देती है, यानी उसके नुकसान की भरपाई, उसके लॉसेस को पूरा कर देती है। आई होप दोस्तों बीमा समझ में आया होगा। जिस प्रकार हम हमारे जीवन की रक्षा करने के लिए इंश्योरेंस करवाते हैं, अपने जीवन का बीमा करवाते हैं, उसी प्रकार जो है व्यक्ति हमारे बीमा जो है हमारे जीवन को सुरक्षित करने के लिए बीमा करती है। उसके बाद आता है दोस्तों परिवहन, ट्रांसपोर्ट। देखिए दोस्तों, जब तक अच्छा ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं होगी, अच्छे ट्रांसपोर्ट को व्यवस्थित नहीं किया जाएगा, तब तक दोस्तों जो है हम किसी भी ढंग से हमारे माल को आसानी से देश विदेश में या हमारे देश के अंदर भी हम अच्छे ढंग से, हमारे देश की अगर बात करें, जब तक आपके पास में रेल ट्रांसपोर्ट प्रॉपरली नहीं होगा, ट्रक ट्रांसपोर्ट प्रॉपरली नहीं होगा या एरोप्लेन ट्रांसपोर्ट अच्छे ढंग से नहीं होगा, क्योंकि देखिए दोस्तों कुछ ऐसा हल्का माल होता है जो हमें कुछ ही समय में, या कुछ ऐसा जल्दी से नष्ट होने वाला माल होता है जो हमें कुछ ही समय में नष्ट हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति हमें जो है जो एरोप्लेन या वायुयान की आवश्यकता होती है, तो हमें फटाफट भेजना होता है। तो दोस्तों ऐसे में यदि हमारा ट्रांसपोर्ट फास्ट नहीं होगा तो हम हमारे माल को सही समय पर लोगों तक नहीं पहुंचाएं। इसका मैं आपको एक बहुत ही सटीक उदाहरण देता हूं। जैसे मान लीजिए कि दिवाली का समय है और पटाखों की आवश्यकता है। एक जो ट्रक है पटाखे भरकर दिल्ली से रवाना हुआ और उसको गुजरात के सूरत तक जाना है। दोस्तों इसका ऑर्डर भी आपको समय से पहले देना होगा, क्योंकि देखिए समय फैक्टर, टाइम फैक्टर भी एक ऐसा फैक्टर है जो आपको बिजनेस में हर समय ध्यान रखना पड़ेगा। मान लीजिए दिवाली का समय है और 1 महीने पहले आपको पटाखों की व्यवस्था करनी है। दोस्तों मान लीजिए उस समय जो पटाखे थे वो दिवाली के बाद आपको प्राप्त हुए, या दिवाली से केवल 1 दिन पहले पटाखों का ट्रक आपकी दुकान पर पहुंचा और उन्होंने पटाखे खाली करने के लिए कहा। तो दोस्तों ये जो समय है वो उचित समय नहीं है। ट्रांसपोर्ट की भी व्यवस्था आपको फास्ट करनी होगी, समय तत्वों को ध्यान में रखना होगा, टाइम फैक्टर को ध्यान में रखकर आपको व्यवस्था करनी होगी। उसके बाद है दोस्तों स्टोरेज, भंडारण। भंडारण का मतलब क्या होता है दोस्तों कि आपको माल का जो है स्टोरेज कर रखना होगा। आपने जो है वेयर हाउसेस देखे होंगे जहाँ पर अनाज का भंडारण, जहाँ पर आपको बड़ी मात्रा में जो है वो अनाज रखे जाते हैं। बड़ी मात्रा में आपने देखा होगा किराने का व्यापारी जो होता है कई तरह के माल को अपने स्टोरेज में करके रखता है, भंडार करके रखता है, क्योंकि दोस्तों
समय की मांग क्या होती है। अभी देखिए लॉकडाउन के माहौल में मैं आपसे बात करूं तो किरानों की जो दुकान वाले होते हैं, परचून की दुकान वाले होते हैं, केवल इन्हीं का जो सामान था वो बहुत मात्रा के अंदर बिका। कारण दोस्तों खाने के लिए जो हमें माल चाहिए वो हमें किराने की दुकान पर ही मिलेगा। अब ऐसी स्थिति में दूसरों के जो भंडार थे वो पड़े के पड़े रह गए। मैं यहाँ पर उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ दोस्तों क्योंकि यहाँ पर हम स्टोरेज की बात कर रहे हैं। यदि उस बढ़िया के व्यापार के वहाँ पर माल नहीं होता तो शायद वह इस लॉकडाउन के मामले में प्रॉफिट नहीं उठा पाता। उसके बाद देखिए दोस्तों पैकिंग की भी व्यवस्था इतनी अच्छी होनी चाहिए कि ये जो सब हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है ये पूरा के पूरा पैकिंग पर इस्तेमाल होता है। पैकिंग पर दोस्तों क्यों इस्तेमाल होता है? क्योंकि जितनी अच्छी पैकिंग होगी माल की सुरक्षा भी, गुड्स की जो सिक्योरिटी है वो भी बहुत अच्छे ढंग से होगी और हमारा जो माल है वो बहुत ही अच्छे ढंग से जो है वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाएगा। क्योंकि देखिए ऐसे कई जो माल होता है उसकी जो पैकिंग होती है बहुत ही सुरक्षित होती है। जैसे अगर मान लीजिए कांच का सामान है, अगर कांच का सामान है दोस्तों तो कांच के सामान पर लिखा जाएगा हैंडल विथ केयर। एक बड़ा सा बॉक्स होगा उसके ऊपर हैंडल विथ केयर लिखा जाएगा। या आपने कई बार देखा होगा कि नो यूज हुक्स, यानी देखिए जो एक हुक होता है ऐसे एस आकार का, यहाँ पर इस प्रकार से उसके अंदर लगा हुआ होता है और वो क्या करते हैं, इसको जो बोरी होती है गेहूं की वगैरह जो उसके अंदर वो क्या करते हैं, इसको डालते हैं और ऐसे ऊंचा कर एक स्थान से दूसरे स्थान फेंकते हैं। तो देखिए दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका तो हम इस हुक्स को यूज कर सकते हैं, बट ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें हम हुक्स यूज़ नहीं करते। जैसे सीमेंट के जो कट्टे होते हैं है ना, उनको हम हुक से यूज़ नहीं कर सकते हैं। या कांच का जो सामान होता है उसमें हुक्स यूज़ करके उसको डायरेक्टली फेंक नहीं सकते हैं, उन्हें हमें आराम से तो ऐसी पैकिंग होनी चाहिए। जैसे दोस्तों आपने टेलीविजन्स देखे होंगे, रेफ्रिजरेटर देखे होंगे, फ्रिज देखे होंगे, उनकी पैकिंग इतनी ज़बरदस्त होती है कि उन्हें ऐसे फेंक दिया जाए तब भी टूट फूट नहीं होती है। कारण क्या होता है, उसमें इस प्रकार से पैकेजिंग को बनाया जाता है, तो पैकेजिंग भी बहुत अच्छे ढंग से होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट की, विज्ञापन की बात करते हैं। तो दोस्तों विज्ञापन भी बहुत ही अच्छे ढंग से इफेक्टिव विज्ञापन होना चाहिए। मार्केटिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि हमारा जो माल है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते ही हमारा जो माल है बिक जाना चाहिए। यानी बड़े बड़े होर्डिंग्स, उस पर स्टिकर्स, लेबल और उसके ऊपर होने वाला मोनोग्राम्स वगैरह इतने अच्छे होने चाहिए कि हमारा माल समय रहते बिक जाए और वापस जो है उसका ऑर्डर हमें कंटिन्यूस मिलता रहे। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम विज्ञापन के बारे में देखते हैं तो विज्ञापन जो है वह इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है और विज्ञापन जो है वह बड़े बड़े होर्डिंग्स भी हो सकते हैं। आजकल आपने कई बार देखा होगा कि हाईवे पर जो विज्ञापन होते हैं वो रेडियम से बने हुए विज्ञापन होते हैं। देखिए दोस्तों हम लाइटिंग का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो खराब, इलेक्ट्रिक है खराब भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं इसका सीधा सा उदाहरण देता हूँ। आप मान लीजिए हाईवे पर गाड़ी लेके जा रहे हैं, आपको नहीं पता है कि अभी हम कितने किलोमीटर दूर आए हैं, तो सरकार ने देखिए बहुत बड़े बड़े ऐसे होर्डिंग लगा रखे हैं, ऐसे बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए होते हैं। उन होर्डिंग पर लिखा हुआ होता है, जैसे मान लीजिए आप जोधपुर जा रहे हैं और जैसे ही जालोर के बाद आप आगे जाते हैं तो वहाँ पर लिखा होता है जोधपुर 100 किलोमीटर्स। जैसे ही आपके गाड़ी की फॉक्स जो होती है इसके ऊपर जाती है और ये चमकने लगता है, ये जो है उसके ऊपर रोशनी आती है, ये आपको लाइटिंग की तरह दिखता है। लेकिन जैसे लाइट ऑफ हो जाती है ये आपको नहीं दिखाई देता है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, रात के समय में ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये बहुत ही अच्छे ढंग से कारगर होते हैं और दिन में तो सूर्य की रोशनी होने के कारण, प्रकाश होने के कारण हमें अच्छे ढंग से दिखाई देते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे बात कर रहा हूँ विज्ञापन की। विज्ञापन भी इतना ढंग से इफेक्टिव होना चाहिए कि देखते ही लोगों को बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। आपने कई बार हाईवेज पर देखा होगा बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए होते हैं, कार के लगे हुए होते हैं, पेंट्स के लगे हुए होते हैं और भी कई तरह के होर्डिंग लगे होते हैं। यानी उस पर सभी प्रकार के जो है सूचनाओं के बारे में लिखा हुआ होता है, जो उन सूचनाओं को हम पढ़ते हैं। देखिए दोस्त ऐसा नहीं कि हम कार रोक कर आराम से उसको पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे, ऐसा नहीं होता। क्या है कि कई बार हम हाईवे पर निकलते हैं और एक कार का हम ऐड देखते हैं, उसके ऊपर कार का नाम लिखा होता है और कंपनी का नाम लिखा होता है। अब हमारे मन में जिज्ञासा हो गई, ऐसी एक
हमारे मन में एक हो गया कि हमें तो उसको देखना, आपने गूगल पर देखा, सर्च किया और उसके बारे में देखने लग गए। तो ये दोस्तों कहाँ से इफ़ेक्ट हुआ? ये इफ़ेक्ट हुआ उस एडवर्टाइजमेंट से, उस होर्डिंग से, जहाँ पर आपको इसके बारे में पता चला। जैसे बिस्किट्स के हो गए, है ना, सलमान खान के द्वारा जो बनियान पहनी जाती है उसका निर्माण हो गया, उसका होर्डिंग हो गया, और भी जो पेप्सी का हो गया, कोका कोला का हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक्स का हो गया, तनिष्क ज्वेलर्स का हो गया, अमिताभ बच्चन द्वारा जो अनेक प्रकार के विज्ञापन किए जाते हैं उनका हो गया। कई सारे ऐसे विज्ञापन हैं जिसके अंदर संपूर्ण प्रकार की सूचनाएं दी जाती है। तो दोस्तों कुल मिलाकर आज हमने उद्योग और वाणिज्य के बारे में पढ़ा, जो हम व्यवसाय के वर्गीकरण के बारे में जानते हैं। इसके बाद दोस्तों कुल मिलाकर हमारे 1 से 2 टॉपिक रह जाते हैं और हमारा चैप्टर फर्स्ट जो है वह कंप्लीट होता है। मैं कोशिश करता हूं कि कल ही एक वीडियो बनाकर मैं इसके चैप्टर को दी एंड कर दूं। दोस्तों यहाँ पर आज हमने व्यवसाय के वर्गीकरण के बारे में बात की। व्यवसाय के वर्गीकरण को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया, एक में उद्योग आ गया और एक में वाणिज्य आ गया। उद्योग के अंतर्गत 3 भागों के उद्योग के बारे में हमने इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा, जिसके अंदर प्राथमिक उद्योग, द्वितीयक उद्योग और तृतीयक उद्योग के बारे में हमने बात की। वाणिज्य की अगर हमने बात की, कॉमर्स की अगर हम बात करते हैं तो व्यापार और व्यापार की जो सहायक होती है, यानी ट्रेड एंड जो ट्रेड की सब्स्टिट्यूट्स सर्विसेज होती है उसके बारे में बात की। तो कुल मिलाकर हमने ये देखा कि व्यवसाय के वर्गीकरण जो है वो 2 भागों पर डिपेंड करता है। एक होता है व्यापार का और एक होता है आपके व्यापार की सहायक क्रियाओं का। आई होप दोस्तों आपका जो ये वीडियो है जो तैयार किया गया है बहुत ही अच्छे ढंग से आपको समझ में आया होगा। इसमें किसी प्रकार की यदि आपको प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल्स को जो है उसके अंदर कमेंट्स कीजिए, बताइए कि इसके अंदर आपको और क्या मॉडिफिकेशन की आवश्यकता है, क्या आपके कोई डाउट्स रह गए हैं तो मैं उसको पूरा करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। दोस्तों देखिए, अभी इस माहौल में आप बहुत ही अच्छे ढंग से समझिए, पढ़िए और निरंतर एजुकेशन से जुड़े रहिए, क्योंकि दोस्तों बहुत लंबा समय हो गया है एजुकेशन की ऑफलाइन क्लासें होते समय। अब स्कूलें कब खुलेगी कब नहीं खुलेगी इसका अभी तक तो कोई डिक्लेरेशन केंद्र सरकार की तरफ से नहीं दिया गया, लेकिन सभी स्कूलें अपना प्रयास कर रही है कि छात्रों तक हमारी जो कंटेंट है वो अच्छे ढंग से पहुँचे। उसका एक ही सशक्त माध्यम है दोस्तों, वो है ऑनलाइन। मैं ये आपसे कभी नहीं कहता कि आप 8-8 घंटे 10-10 घंटे ऑनलाइन क्लास है, इतना करने पर आपकी आंखें भी खराब हो सकती है, ब्रेन भी वॉश हो सकता है दोस्तों। लेकिन 1 से 2 घंटे की क्लास यदि आप ऑनलाइन पर लेते हैं तो दोस्तों उसमें कुछ नहीं बिगड़ता है, आपकी आंखों पर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। आप आवाज़ को स्लो करके आराम से सुनिए और वीडियो को अच्छे ढंग से देखिए। जब आप इसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि हमने बहुत ही अच्छे ढंग से एजुकेशन ली है। दोस्तों यदि आपको हमारे ये बना हुआ वीडियो बहुत ही अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल्स को, जिसका नाम सुबोध गुरुजी है, उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें दोस्तों, और उसके साथ में बेल आइकन बटन दबाएं ताकि हमारे सभी प्रकार के जो वीडियो है आपको क्लास वाइज क्लास मिलते रहे। दोस्तों हमारा निरंतर प्रयास है कि हम आप तक अच्छी गुणवत्ता और अच्छी शिक्षा आप तक पहुँचाएँ, उसका हम पूरा जोर से शोर से हम आपके लिए हमेशा तत्पर तैयार हैं। हमारी पूरी टीम इसी काम में लगी हुई है। हमारे जो डायरेक्टर हैं हर समय आपके बारे में सोच रहे हैं कि आपको और किस तरीके से जो है शिक्षा प्रदान की जाए। सुबोध क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड के जो हमारे संस्थापक हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस प्रकार की क्लासों का आयोजन किया और समय रहते बच्चों को सभी प्रकार की शिक्षा उपलब्ध करवाई जा रही है। दोस्तों मैं नरेंद्र चौहान आपका बहुत धन्यवाद करता हूं इस क्लासेस को देखने के लिए। धन्यवाद।